मॉर्निंग एवरीवन। देखो बच्चों, आज अपन बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि बीएससी पार्ट फर्स्ट में आपने 3 पेपर पढ़े थे, तो बीएससी सेकेंड ईयर में अपन एक बार तीनों पेपर्स के नाम जान लेते हैं कि कौन कौन से पेपर को अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो देखो आप पेपर फर्स्ट आर्थ्रोपोडा से प्रोटोकोडेटा तक। जैसा कि आपको पता होगा बीएससी पार्ट फर्स्ट में आपने जो फर्स्ट पेपर पढ़ा था वह प्रोटोजोआ से लेकर संघ एनेलिडा तक था। उसके बाद अपन आर्थ्रोपोडा से प्रोटोकोडेटा तक पढ़ना है। ठीक है, संघ पढ़ना है और इन संघ के अंदर जो जीव प्रेजेंट है उनके बारे में अपन को डिटेल से अध्ययन करना है। सेकंड पेपर अंतःस्रावी विज्ञान एवं व्यवहारिकी, यानी कि इसमें ग्लैंड्स वगैरह पढ़नी है, जंतुओं के बिहेवियर के बारे में उनका डिटेल से अध्ययन करना है। तीसरा हुआ जंतु पारिस्थितिकी एवं जैव सांख्यिकी। ठीक है, जंतु पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी, यानी कि एनिमल इकोलॉजी पढ़नी है, जिसे पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, किस प्रकार पर्यावरण से जंतु अपना सामंजस्य बिठाते हैं, उनका डिटेल से अध्ययन करना है। जैव सांख्यिकी यानी कि बायोस्टैटिक्स, जैसा कि आपने पढ़ा होगा बहुलक, माध्य, माध्यिका, माध्य विचलन, ये सब चीज़ें अपन को जैव सांख्यिकी के अंतर्गत पढ़नी है। ठीक है, तो अपन जो पेपर स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग में वो पेपर सेकंड होगा। ठीक है, उस पेपर का नाम बता दिया आपको मैंने, अंतःस्रावी विज्ञान एवं व्यवहारिकी। ठीक है, तो अंतःस्रावी विज्ञान किसे कहते हैं अपन, जैसे कि अंतःस्रावी तंत्र व उनके कार्यों का अध्ययन या उनके कार्य प्रणालियों का अध्ययन को ही क्या करते हैं, क्या कहते हैं अपन, अंतःस्रावी विज्ञान। ठीक है, तो देखो आप इसमें पढ़ेंगे पेपर सेकंड में यूनिट फर्स्ट। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट का नाम एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ चैप्टर फर्स्ट पढ़ना है अपन को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इनकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, यानी कि इसके अंतर्गत अपन को ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करना है, उनका डिटेल से अध्ययन करना है। जैसा कि आपको पता भी होगा पीयूष ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, इधर से पैराथायरॉइड ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, एडिनल को अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं अपन, वर्षण, अंडाशय, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, इन सभी ग्रंथियों का अपन को अध्ययन करना है। ठीक है, तो देखो आपको पता होगा अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कौन है, अंतःस्रावी विज्ञान का जनक है भाई थॉमस एडिसन। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कौन है, थॉमस एडिसन। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कौन है भाई, थॉमस एडिसन। अंतःस्रवण शब्द किसने दिया था, अंतःस्रवण शब्द क्लॉड बर्नार्ड ने दिया था। ठीक है, हार्मोन को उत्तेजक किसने कहा था भाई, हार्मोन को उत्तेजक किसने बोला था, स्टालिन ने। किसने बोला था, स्टालिन ने। प्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन, ध्यान रखना, प्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है, सिक्रेटिन। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कौन है, थॉमस एडिसन। किसने खोजा, किसने खोज की इसकी, खोज की थी इसकी स्टालिन व बेलिस। ठीक है, दो वैज्ञानिक थे, स्टालिन व बेलिस, दोनों ने सिक्रेटिन हार्मोन की खोज की थी। देखो जैसा कि पता होगा आपको भी कि अपने शरीर के अंदर समन्वय तंत्र, दो समन्वय तंत्र पाए जाते हैं, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। समन्वय तंत्र का मतलब होता है कि मिलकर काम करते हैं, अपने शरीर का नियमन बनाते हैं। कौन कौन से, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, दोनों तंत्र मिलकर अपने शरीर का
रेगुलेशन यानी कि शरीर का नियमन बनाए रखते हैं। इन दोनों तंत्र को ही मिलाकर हम बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, दोनों तंत्र को मिलाकर क्या बोलते हैं अपन, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। कि दोनों का सामंजस्य एक साथ बैठता है। कैसे, जैसे कि पता होगा आपको कि हाइपोथैलेमस का सीधा कंट्रोल होता है पीयूष ग्रंथि पर, इसलिए अपन हाइपोथैलेमस को बोलते हैं प्रधान ग्रंथि का नियंत्रक या सर्वोच्च कमांडर। ठीक है, और हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, तंत्रिका तंत्र का, यानी कि ब्रेन का। और पीयूष ग्रंथि किसका पार्ट हुई, अंतःस्रावी ग्रंथि का। ठीक है, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि डायरेक्ट कांटेक्ट रखती है किससे, हाइपोथैलेमस से, इसलिए। और पीयूष ग्रंथि बाकी सभी ग्रंथियों पर अपना कंट्रोल रखती है। ठीक है, तो दोनों तंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं, अपने कार्यों को एक साथ करते हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से तंत्र हैं जो अपने शरीर का रेगुलेशन या शरीर का नियमन बनाए रख सकते हैं। तो शरीर का नियमन बनाने के लिए या रेगुलेशन बनाने के लिए दो ही तंत्र होते हैं, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा, अपन ने देख लिया अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कौन है भाई, थॉमस एडिसन। अंतःस्राव शब्द दिया था क्लोड बार्नार्ड ने। हार्मोन को उत्तेजक का स्टार्लिंग ने। प्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन, और खोज देखो इस सिक्रेटिन हार्मोन खोज किसने की थी, स्टार्लिंग और बेलिस ने। ठीक है, अपन अब बात करते हैं ग्रंथियाँ। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, बहिस्रावी यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड, और मिश्रित ग्रंथियाँ यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, तो देखो अपन बात करते हैं 3 ग्रंथियों के बारे में। ग्रंथियों कितने प्रकार की भाई, 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती है। 3 प्रकार की ग्रंथियाँ। ठीक है, फर्स्ट बहिस्रावी ग्रंथियाँ। फर्स्ट बहिस्रावी ग्रंथियाँ, तो एक कौन सी ग्रंथियाँ होगी भाई, ऐसी ग्रंथियाँ जो क्या करें, एंजाइम का सिक्रेशन करे, एंजाइम का स्त्रवण करे। ठीक है, क्या करेगी ग्रंथियाँ, एंजाइम का स्त्रवण करेगी। दूसरी क्या बात होगी इनकी, ये नलिका युक्त होगी। ठीक है, नलिका युक्त। ठीक है, तो ये अपने संदेश को, यानी कि जो भी स्त्रवण होगा एंजाइम का, वो अपने टारगेट अंग तक, यानी कि लक्ष्य ऊतक तक किसके माध्यम से पहुंचेगा, नलिकाओं के माध्यम से। तो ध्यान रखना आप, बहिस्रावी ग्रंथियाँ ऐसी ग्रंथियाँ जो एंजाइम का स्त्रवण करती हो और जिनमें जो नलिका युक्त होती हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होगा इसमें, यकृत क्या होती है भाई, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है, कोमा लार ग्रंथियाँ। ठीक है, तो यकृत यानी कि सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी, यकृत कौन सी ग्रंथि है, बहिस्रावी, क्योंकि यकृत क्या करती है, एंजाइम का स्त्रवण करती है। जो ग्रंथियाँ एंजाइम का स्त्रवण करेगी वो सभी ग्रंथियाँ हैं क्या होगी, एंजाइम का स्त्रवण करने वाली सभी ग्रंथियाँ क्या होगी, बहिस्रावी ग्रंथियाँ, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब अपन दूसरी ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। दूसरी ग्रंथि कौन सी होगी, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो ये ग्रंथियाँ किसका सिक्रेशन करेगी, हार्मोन का। किसका करेगी ग्रंथियाँ, हार्मोन का स्त्रवण करेगी, और नलिका विहीन होगी, यानी कि नलिका एब्सेंट होगी। तो ये अपने यानी कि हार्मोन को किसके माध्यम से लक्ष्य अंग तक पहुंचाएगी या लक्ष्य ऊतक तक पहुंचाएगी, तो ये रक्त के माध्यम से, यानी कि हार्मोन को किस में डालती है ग्रंथियाँ, रक्त में, और रक्त के प्रवाह के माध्यम से वह लक्ष्य ऊतक या लक्ष्य कोशिका तक पहुंचते हैं और वहाँ पर जाकर अपना काम करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो आप इसमें, तो एग्जाम्पल थायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि यानी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी, यकृत। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि
यकृत, और सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि थायराइड, और सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि यकृत। तो बहिस्त्रावी ग्रंथि में तो आप क्या बोलोगे, यकृत, और अंतःस्त्रावी ग्रंथि में थायराइड। ठीक है, तो देखना आप अगली ग्रंथि होगी अपनी मिश्रित ग्रंथियाँ। मिश्रित ग्रंथियाँ, ठीक है। तो एक ग्रंथि क्या करेगी भाई, हार्मोन एंजाइम का स्त्रवण, ठीक है। ये ग्रंथियाँ हार्मोन और एंजाइम दोनों का क्या करेगी, स्त्रवण और नलिका, ठीक है, नलिका युक्त होती है, क्योंकि हार्मोन का भी स्त्रवण करेगी और एंजाइम का भी स्त्रवण करेगी। तो ऐसी कौन सी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन का स्त्रवण करती है, वो होती है मिश्रित ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि क्या होगी, अग्नाशय ग्रंथि। क्या होगी, अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। तो ऐसी कौन सी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन का स्त्रवण करती है, कौन सी, अग्नाशय। तो याद रखना मिश्रित ग्रंथि का एग्जाम्पल अग्नाशय ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि यकृत ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, ठीक है। अब अपन बात करेंगे आगे की और। देखो, अगर अपन देखें अंतर बहिस्त्रावी ग्रंथि और अंतःस्त्रावी ग्रंथि में, देखो बहिस्त्रावी ग्रंथि और अंतःस्त्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी बात, ये ग्रंथि क्या करती, एंजाइम का स्त्रवण, और ये ग्रंथि क्या करेगी, हार्मोन का स्त्रवण, ठीक है। ये होगी नलिका युक्त, ये नलिका विहीन, ठीक है। इसमें देखो एंजाइम का अणुभार कम होगा, अधिक होगा, एंजाइम का अणुभार अधिक, इधर कम, जल में अविलेय, विलेय। पांचवा, जैसे कि एंजाइम का स्त्रवण करेगी, हार्मोन का स्त्रवण करेगी, नलिका युक्त होगी, नलिका विहीन होगी, अणुभार कम होगा, अधिक होगा, इधर कम होगा, जल में अविलेय होंगे, इधर जल में विलेय होंगे, ठीक है। तो इसके अलावा बहिस्त्रावी ग्रंथि, ये हार्मोन क्या होते हैं, उत्प्रेरक। हार्मोन क्या होते हैं भाई, हार्मोन की एंजाइम उत्प्रेरक, और हार्मोन क्या होंगे, उत्तेजक, ठीक है। तो एंजाइम तो होंगे उत्प्रेरक, और हार्मोन क्या होते हैं, उत्तेजक, ठीक है। यानी कि अपने लक्ष्य तक किसके द्वारा पहुंचेंगे, लक्ष्य उत्तक, रक्त के द्वारा, लक्ष्य उत्तक तक नलिकाओं के माध्यम से, ठीक है। लक्ष्य उत्तक तक किसी द्वारा पहुंचेंगे, नलिकाओं के माध्यम से, ठीक है। तो ये अंतर कंप्लीट कर लिए अपन ने, बहिस्त्रावी ग्रंथि और अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में अंतर, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, हार्मोन को क्या बोलते हैं अपन, प्रथम संदेशवाहक। हार्मोन क्या होता है भाई, प्रथम संदेशवाहक। और एक और बात लिख लो आप अंतर के अंदर, एंजाइम किसके बने होंगे, प्रोटीन के, तो ये प्रोटीन से बने होते हैं, जबकि हार्मोन किससे बने होंगे, प्रोटीन प्लस स्टीरॉइड्स, के बने होते हैं हार्मोन। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होंगे, एक एंजाइम को छोड़कर राइबोसोम, वो अपवाद है भाई, वो बना होता है आरएनए से, जबकि हार्मोन प्रोटीन से भी बना होगा और स्टीरॉइड से भी बना होता है,
तो देखो ग्रंथियाँ में कौन कौन सी ग्रंथियाँ हैं उनके बारे में देख लेते हैं अपन एक बार। ग्रंथियों के प्रकार। फर्स्ट हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। दूसरी पीयूष ग्रंथि। तीसरी थायराइड ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि। पैरा थायराइड ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि के बाद अगली ग्रंथि देखो आप, एड्रिनल ग्रंथि। अगली ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि। अगली ग्रंथि वर्षण और अगली अंडाशय। ठीक है, तो इन ग्रंथियों के बारे में अपन को डिटेल से अध्ययन करना है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, वर्षण भी ग्रंथि होती है और अंडाशय ग्रंथि, क्योंकि इनके द्वारा भी हार्मोन का सिक्रेशन होता है। क्योंकि वर्षण नर के अंदर कौन से हार्मोन का सिक्रेशन? टेस्टोस्टेरोन। अंडाशय फीमेल के अंदर और कौन से हार्मोन का? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो ध्यान रखना, जो मेल हार्मोन होगा वो कौन सा होगा? टेस्टोस्टेरोन, और जो फीमेल हार्मोन होगा वो एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रंथि पढ़ेंगे अपन हाइपोथैलेमस। देखो भाई, हाइपोथैलेमस सभी को पता होगा किसका पार्ट होता है? नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्र का पार्ट होता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है? यह डायंसिपेलोन की अग्र सतह पर, डायंसिपेलोन की अग्रीय सतह पर डायोसिल गुहा के फर्श को हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक है, तो डायंसिपेलोन की अग्र सतह पर डायोसिल गुहा के फर्श को हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक है, और हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं अपन? सर्वोच्च कमांडर या प्रधान ग्रंथि का नियंत्रक। क्यों बोलते हैं इसको सर्वोच्च कमांडर? क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि का क्या करता है? नियंत्रण। तो देखो भाई, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे अपन? यह पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करता है, इसलिए इसे पीयूष ग्रंथि नियंत्रण करता है, इसलिए इसे प्रधान ग्रंथि का नियंत्रक या सर्वोच्च कमांडर कहते हैं। ठीक है, तो यह पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करता है, इसलिए इसे प्रधान ग्रंथि का नियंत्रक या सर्वोच्च कमांडर कहते हैं। ठीक है, देखो भाई, हाइपोथैलेमस, इस हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होते हैं भाई? कि हाइपोथैलेमस बना होता है दूसर द्रव्य से। देखो, दूसर द्रव्य में बता दूँ आपको, न्यूरॉन होगा। ठीक है, न्यूरॉन में कोशिका का पार्ट होता है। न्यूरॉन के अंदर क्या होगा भाई? कोशिका काय वाला पार्ट। नीचे की ओर क्या होगा? हेक्सोन। ठीक है, तो ये कोशिका काय वाला पार्ट ही बनाता है किसको? दूसर द्रव्य को। किसको बनाता है? ये दूसर द्रव्य यानी ग्रे मैटर को बनाता है। और इसी के अंदर होता है केंद्रक। तो बाहर वाला जो हेक्सोन वाला पार्ट होगा वो बनाएगा श्वेत द्रव्य यानी कि वाइट मैटर। ठीक है, तो जो ये हाइपोथैलेमस होगा वो बना होता है दूसर द्रव्य से। किससे बना होगा हाइपोथैलेमस? दूसर द्रव्य से बना होता है। तो लिखेंगे अपन हाइपोथैलेमस दूसर द्रव्य से बना होता है और इस दूसर
द्रव्य में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं जिन्हें हाइपोथैलेमिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस दूसरे द्रव्य से बना होगा और इस दूसरे द्रव्य में अनेक केंद्र पाए जाएंगे। उस केंद्र को क्या बोलते हैं अपन? हाइपोथैलेमिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, और ये हाइपोथैलेमिक केंद्र की ही दो प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। दो हार्मोन का सिक्रेशन करेंगे। ठीक है, दो हार्मोन कौन से होंगे? एक मोचक हार्मोन, दूसरा होगा निरोधक हार्मोन। ठीक है, और इनकी संख्या टोटल होती है 10। ठीक है, तो ध्यान रखना आप कि दूसरे द्रव्य से बना होगा, केंद्रक पाया जाएगा हाइपोथैलेमस के अंदर, वो केंद्रक ही। ठीक है, तो उनको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक केंद्र। इन हाइपोथैलेमिक केंद्र से दो हार्मोन का स्त्रवण होगा, मोचक और निरोधक। इनकी संख्या कितनी होगी? 10। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से वो 10 हार्मोन हैं, उनके नाम और कार्य। ठीक है, तो देखो एक तरफ लिखते हैं अपन हाइपोथैलेमिक हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, और एक तरफ लिखते हैं इनके कार्य। पोस्ट होगा GHRH। ठीक है, GHRH यानी कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, दूसरा होगा GHIH, तीसरा PRH, PIH, MSHRH, MSHIH, TRH, CRH, LHRH, FSHRH। तो एक बार नाम बोल लेता हूँ मैं सभी के। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटर हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटर हार्मोन, मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटर हार्मोन, टी थायोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल या फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये टोटल 10 हार्मोन, ये लिखा था अपन ने कि 10 हार्मोन का सिक्रेशन करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये देखो कार्य GHRH का कार्य क्या होगा भाई? GHRH का यानी GH का प्रेरण करना, GH का निरोधन या निरोधक, निरोध यानी कि घटा देना। जहाँ भी शब्द आ जाए आर का मतलब मोचन यानी कि मात्रा को बढ़ाना। जहाँ भी शब्द जाए आई का मतलब इनहिबिटर मतलब घटा देना। ठीक है, तो GH कर देना निरोधन, PRH प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का प्रेरण या मोचन, प्रेरण बोलो या फिर मोचन एक ही बात। प्रोलैक्टिन का निरोधन, MSHRH यानी कि मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो मिलेनिन का प्रेरण, मिलेनिन का निरोधन, थायरोट्रोपिन का प्रेरण, कोर्टिकोट्रोपिन का प्रेरण, ल्यूटिनाइजिंग का प्रेरण,
एपिसिस को बोलते हैं फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रेरक। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस से स्त्रावित होने वाले हार्मोन अपन ने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ठीक है, तो बस हाइपोथैलेमस अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो